जानेंगे कि मानवर कांशीराम साहब का जन्म कब और कहाँ हुआ था और उन्होंने अपने जीवन में संघर्ष क्या क्या किया। तो चलते हैं अपने वीडियो में, तो बने रहिएगा। आप लोग देख रहे हैं नॉलेज मदन जी चैनल। तो आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। बहुजन समाज पार्टी बसपा ने सियासत में जो भी हासिल किया उसमें उस मजबूत बुनियादी की सबसे अहम भूमिका रही जिसे कांशीराम ने DS4 के जरिए रखा था। न सिर्फ दलित राजनीतिक बल्कि पूरी भारतीय राजनीति का व्याकरण बदल कर रख देने वाले बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक कांशीराम का आज 15 मार्च 1934 को रोपड़ जिले के एक गांव खवासपुर में कांशीराम का जन्म हुआ था। वे जिस परिवार में पैदा हुए थे वह पहले हिंदू धर्म की चमार जात का परिवार था, लेकिन बाद में इस परिवार ने सिख धर्म को अपना लिया। उस दौर में पंजाब में हिंदू धर्म की पिछड़ी जातियों के कई परिवारों ने सिख धर्म अपनाया था। इसकी मूल वजह यह बताई जाती है कि जितना भेदभाव हिंदू धर्म में पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ होता था उतना भेदभाव सिख धर्म में नहीं था। कांशीराम जिस परिवार में पैदा हुए थे उसे आर्थिक और सामाजिक तौर पर ठीक ठाक कहा जा सकता है। उनके पिता हर सिंह के सभी भाई सेना में थे। हर सिंह सेना में भर्ती नहीं हुए थे क्योंकि जो 4 एकड़ की उनके पास जमीन थी उसकी देखभाल के लिए किसी पुरुष सदस्य का घर पर होना जरूरी था। इस पारिवारिक पृष्ठभूमि की वजह से कांशीराम को बचपन में उतनी कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा था। कांशीराम के 2 भाई और 4 बहनें थीं। इसमें से अकेले कांशीराम ने रोपड़ के गवर्नमेंट कॉलेज के स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। 22 साल की उम्र में यानी 1956 में कांशीराम को सरकारी नौकरी मिल गई। 1958 में उन्होंने डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू कर दिया। वे पुणे के पास DRDO की एक प्रयोगशाला में सहायक के तौर पर काम करते थे। यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि पिछड़ी जात के लोगों के साथ किस तरह का भेदभाव या उनका किस तरह से शोषण हो रहा है। कांशीराम के लिए यह स्तब्ध और दुखी कर देने वाला अनुभव था। यहीं से कांशीराम में एक ऐसी चेतना की शुरुआत हुई जिसने उन्हें सिर्फ अपने और अपने परिवार के हित के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारी के बजाय एक बड़े मकसद के लिए काम करने वाला राजनेता बनने की दिशा में आगे बढ़ा दिया। कांशीराम को अंबेडकर और उनके विचारों से परिचित कराने का काम DK खपारडे ने किया। खपारडे भी DRDO में ही काम करते थे। वे जात से महार थे लेकिन बाद में उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। खपारडे ने ही कांशीराम को अंबेडकर की एनाहिलेशन ऑफ कास्ट पढ़ने को दी। जिस रात कांशीराम को यह मिली उस रात वे सोए नहीं और 3 बार इसे पढ़ डाला। इसके बाद उन्होंने अंबेडकर की वह किताब भी पढ़ी जिसमें उन्होंने यह विस्तार से बताया कि महात्मा गांधी और कांग्रेस ने अछूतों का कितना बुरा हाल किया। कांशीराम ने बाद में कई मौक़ों पर माना कि इन 2 किताबों का उन पर सबसे अधिक असर रहा। यहाँ से कांशीराम जिस रास्ते पर चल पड़े उसमें सरकारी नौकरी ज़्यादा दिनों तक चलनी नहीं थी। हालांकि उनकी नौकरी छोड़ने के सही समय को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने 1964 में नौकरी छोड़ दी थी। नौकरी छोड़ने की वजह के तौर पर यह बताया जाता है कि उन्होंने पिछड़ी जात के सरकारी कर्मचारियों द्वारा अंबेडकर, वाल्मीकि और बुद्ध जयंती पर छुट्टी की मांग के लिए हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि कांशीराम ने 1971 में सरकारी नौकरी तब छोड़ी जब एक पिछड़ी जात की महिला द्वारा सभी पात्रता पूरी किए जाने के बावजूद उसे नौकरी पर नहीं रखा गया। कहा जाता है कि कांशीराम ने उस अधिकारी के साथ मारपीट की जिसने उस महिला को नौकरी देने से मना किया। नौकरी छोड़ने पर उन्होंने 24 पन्ने का एक पत्र अपने परिवार को लिखा। इसमें उन्होंने बताया कि अब वे संन्यास ले रहे हैं और परिवार के साथ उनका कोई रिश्ता नहीं है। वे अब परिवार के किसी भी आयोजन में नहीं आ पाएंगे। उन्होंने इस पत्र में यह भी बताया कि वे ताजिकी शादी नहीं करेंगे और उनका पूरा जीवन पिछड़ों के उत्थान को समर्पित है। जिस तौर पर कांशीराम दलितों के उत्थान के मकसद के साथ जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, उस दौर में देश का प्रमुख दलित संगठन रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया थी। कांशीराम इससे जुड़े और जल्दी ही उनका इससे मोह भंग भी हुआ। 14 अक्टूबर 1971 कांशीराम ने अपना पहला संगठन बनाया। इसका नाम था शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अदर बैकवर्ड क्लासेज एंड माइनॉरिटी एम्प्लॉइज वेलफेयर एसोसिएशन। संगठन के नाम से आप साफ है कि कांशीराम इसके जरिए सरकारी कर्मचारियों को जोड़ना चाहते थे, लेकिन सच्चाई यह भी है कि उनका लक्ष्य ज़्यादा व्यापक था और वे शुरुआत में कोई ऐसा संगठन नहीं बनाना चाहते थे जिसमें उसे सरकार के कुविभाजन का शिकार होना पड़े। 1973 आते आते कांशीराम और उनके सहयोगियों की मेहनत के बूते यह संगठन महाराष्ट्र से फैला हुआ दूसरे राज्यों तक भी पहुंचा गया। इस साल कांशीराम ने इस संगठन को एक राष्ट्रीय चरित्र देने का काम किया और उनका नाम हो गया ऑल इंडिया बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी कम्युनिटीज एम्प्लॉइज फेडरेशन। यह संगठन बामसेफ के नाम से मशहूर हुआ। यह घोषणा देश की राजधानी दिल्ली में की गई। 80 के दशक की शुरुआत आते आते यह संगठन काफ़ी बढ़ा। उस वक्त बामसेफ ने दावा किया कि उसके 92 लाख सदस्य हैं, जिनमें बड़ी संख्या में वैज्ञानिक और डॉक्टर भी शामिल हैं। कांशीराम ने 1981 में DS4 की स्थापना की। DS4 का मतलब है दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। इसका मुख्य नारा था ठाकुर ब्राह्मण बनिया छोड़ बाकी सब DS4। यह एक राजनीतिक मंच नहीं था, लेकिन इसके जरिए कांशीराम न सिर्फ दलितों को बल्कि अल्पसंख्यकों के बीच में भी एक तरह की गोलबंदी करना चाह रहे थे। DS4 के तहत कांशीराम ने सघन जनसंपर्क अभियान चलाया। उन्होंने एक साइकिल मार्च निकाला जिसने 7 राज्यों में तकरीबन 3000 किलोमीटर की यात्रा की। आगरी जात के खिलाफ विश्वमन करने वाले नारों के जरिए जो जनसंपर्क अभियान कांशीराम चला रहे थे, उससे वह वर्ग उनके पीछे गोलबंद होने लगा।
जिसे साथ लाने के लिए कांशीराम ने DS-4 बनाया था। इसी सामाजिक पूंजी से उत्साहित होकर कांशीराम ने 14 अप्रैल 1984 को एक राजनीतिक संगठन बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। बसपा ने सियासत में जो भी हासिल किया उसमें उस मजबूत बुनियाद की सबसे अहम भूमिका रही जिसे कांशीराम ने DS-4 के जरिए रखा था। कांशीराम को मालूम था कि उत्तर प्रदेश में अगर वे खुद आगे आते हैं तो उनकी स्वीकार्यता बेहद व्यापक नहीं होगी, क्योंकि उन्हें इस सूबे में बाहरी यानी पंजाबी के तौर पर देखा जाएगा। उन्हें उत्तर प्रदेश के लिए वही का कोई दलित चेहरा चाहिए था। ऐसे में उन्होंने मायावती को चुना, जो 3 जून 1995 को प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री बनी। 3 जनवरी 1995 को जो मायावती थी वो सर्वप्रथम मुख्यमंत्री बनी। भले ही बसपा की स्थापना को उस वक्त मीडिया ने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन देश के सियासी पटल पर कांशीराम के विचारों वाली बहुजन समाज पार्टी के उभार से राजनीति फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। 9 अक्टूबर 2006 को लंबी बीमारी के बाद कांशीराम का नई दिल्ली में निधन हो गया। जय भीम, नवोदय। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को दबाना ना भूलें और शेयर ज़रूर करिए। जय भीम, नवोदय।